फरीदाबाद ज़िले में एक गांव है दोस्तों, नवादा गांव में एक चौधरी साहब थे, खेती किसानी करते थे। चौधरी नेतराम जी का बेटा 21 साल की उम्र में गांव का सरपंच बनता है और इसके बाद राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। 50 साल एक बहुत लंबा समय होता है और 50 साल तक फरीदाबाद की राजनीति को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करने वाले पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं। पर ऐसा भी कई बार होता है चौधरी साहब कि आप विनिंग कैंडिडेट हो, आपकी टिकट कट जाती है। हाँ, ऐसा हुआ था, ये तो है। ठीक ये कांग्रेस में खास तौर पे होता है। ठीक है, बात आपकी। क्यों होता है जी ऐसा? बस ग्रुपबंदी है, मैं तो ये समझता हूँ ग्रुपबंदी की वजह है सारे का सारा। क्योंकि आपने जब बसपा से चुनाव लड़ा तो विनिंग कैंडिडेट थे आप। मैं वही तो कह रहा हूँ, होता है। और ये गलत परंपरा है, हर पार्टी को, अच्छे व्यक्ति को, विनिंग कैंडिडेट्स को। तो बसपा में क्या सिस्टम था सर कि आप गए टिकट? मैं एक दिन भी टिकट को नहीं गया वहाँ भी। अच्छा, गए भी नहीं? एक दिन भी नहीं। तो कैसे मिली आपको? बाद में भी नहीं। यहीं के बसपा के थे, उन्हें तो ये दिखा कि आदमी लड़ेगा और ये फिर जीतेगा, ये एक धारणा लोगों में आपको टिकट दे रही है। और ये खुद ही लेटर ला के दे दिया, किसी और को दिया था। अच्छा, यहाँ से कैंडिडेट, उसको बदलवा के उस कैंडिडेट को लाए और दे दिए। नहीं तो बसपा तो कभी यहाँ 2 नंबर पे आज कुछ भी नहीं है, 2 पे क्या, 1 पे भी नहीं, तो 7वें पे भी नहीं। बसपा तो जो है 5-7 हज़ार वोट। मायावती जी से मुलाकात भी नहीं? न मेरी बात तक नहीं है। अच्छा, मैं कभी गया भी नहीं। अच्छा, वो चुनाव तक ही था बस, जब भी था। चुनाव में भी हार वूर गए, फिर जाने की बात ही नहीं थी। क्या जाना था, क्योंकि जवान रहना ही नहीं था। वो तो एक ऐसा था, एक लाठी थी, छतरी जैसे होती है ना, कि अगर इसकी कुछ वोटें मिलती है तो ठीक है। बसपा की 5-7 हज़ार वोट तो हल्कों में पड़ी रहती है, हल्के में, स्वाभाविक है। लेकिन वो मिली तो शहर में कट गई। अच्छा, सेक्टर के लोग, हालांकि उन्होंने बेचारों ने मुझे मेरे नाम से दी, उन्होंने कहा भाई ये ठीक नहीं है, भाई ये नहीं, इस तरह जीतेंगे नहीं है। तो सेक्टर्स के लोग में वो तो बसपा के नाम तो बिद के हाथी के नाम तो हाँ, लेकिन फिर भी वोटें, उसकी जो वोटें हैं, कुछ ना कुछ तो 2-4 हज़ार तो मिली होंगी। वैसे महेंद्र जी, आपने कई सारे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, कौन सबसे ऑनेस्ट मुख्यमंत्री रहे? भैया बस ऑनेस्टी की परिभाषा तो बहुत ऊंची है, और मैं भी उसकी परिभाषा, फिर भी इनमें से कौन नहीं, इतनी परिभाषा मैं भी नहीं जानता। पर सब ठीक थे जिन्होंने अपना दायित्व को निभाने की, स्टेट इंटरेस्ट जिसका नहीं। वैसे बंसीलाल जी को मैं इस उसमें ऑनेस्टी के लिहाज से ठीक, अच्छा मानता हूँ। अच्छा, लेकिन पीछे थोड़ा सा जो ये पिछली टर्म्स रही, जब इन्होंने अलग पार्टीज में बीजेपी के साथ रहे, उससे मैं थोड़ा मामला डगमगाया। वैसे ठीक थे वो, सुरेंद्र जी वगैरह वगैरह के कई हालात थे। उसमें बंसीलाल जी में तो एक कमी रही है, जिससे मैं समझता हूँ कि जो लीडर में आमतौर पर देखा गया, कानों का कच्चा होना। अच्छा। और एक जो क्रोध में ही जो है ना, कुछ भी कर, वो एक देवीलाल जी में क्रोध नहीं था। हाँ, उन्होंने नहीं था, लेकिन ईमानदारी के लिहाज से बंसीलाल का, जब जैसे आप इतना लंबा उसमें काम करने की एक कुव्वत भी थी और लगन भी थी। अब 5 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे। मुझे एक चीज़ आप थोड़ा बता सकते हैं दर्शकों को कि ये जो अधिकारी होते हैं आपके डिपार्टमेंट के, इनका क्या रोल रहता है? क्या देखो, अधिकारियों का रोल इतना है कि ये किसी भी उसको, पॉलिसी को, काम को इम्प्लीमेंट करने का दायित्व तो इनके सिर पर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनका रोल किसी भी उम्मीदवार को मजबूत करने में और ख़राब करने में बहुत होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो कितने अधिकारी इम्प्लीमेंटेशन का काम, लेकिन देखो, मेरा तजर्बा, मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं रही। अधिकारी उस ज़माने में भी और आज भी असरता नहीं है, आज भी वो बेचारे सम्मान करते हैं, एहसास करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट का कोई काम हो तो, कोई भी हो, कभी मुझे अधिकारियों से कभी शिकायत नहीं रही। बस काम लेने के तरीके हैं। फिर दूसरा, अधिकारियों पे व्यक्ति का, नुमाइंदे का एक असर भी रहना चाहिए। अगर हम खुद मेहनती ईमानदार हैं तो फिर अधिकारियों पर उसका ज़रूर असर पड़ेगा।
हम खुद बेईमानी करते हैं, खुद नाजायज़ काम करते कराते हैं, वो भी तो हमारे तो अधिकारी को पता होता है। हमारे काम और क्षेत्र को वो भी तो देखते परखते हैं ना। तो स्वाभाविक है, तो कभी उनकी तरफ से शिकायत नहीं हुई। तो जब आप 77 में 82 में बने तब कारें वारें आ गई थी घर पे? क्या गाड़ी तो सन 60 से थी हमारे पास। अच्छा। मेरे पिताजी जब चेयरमैन थे जिला परिषद के जी। तो जीप थी उनके पास। वो जो लंबी वाली कौन सी जर्मन विल्ली जीप थी? अच्छा, विल्ली जीप हुआ करती थी पेट्रोल की। अच्छा, विल्ली जीप। तो उसको तो उसमें देखने आते होंगे बच्चे जब वो गाँव नहीं वगैरह खैर में वो तो थे। ठीक हो तो होंगी, स्वाभाविक है। कम थे ना। मुझे याद है विल्ली की कॉस्ट थी 14,000 के करीब। अच्छा, 14,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट था जी उस देख समय लो, तो। बहुत मायने रखता था। इस रुपए की कीमत, कहाँ गाड़ियाँ थी उस जमाने में। फिर ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा तो मुझे याद है गाड़ी किराए पे रखी। फरीदाबाद शहर में सारे में सिर्फ 2 एक गाड़ी थी। अच्छा जी, किराए किराए पे रखी 2? नहीं, एक रखी। अच्छा, ब्लॉक समिति के इलेक्शन में पूरे फरीदाबाद में 2 कारें मेरे थी? पास उस समय क्या नाम है, गाड़ी नहीं थी। अच्छा। पिताजी के पास थी जीप, वो भी फिर डेथ हो गई उनकी, पुरानी हो गई, बेच दी। फिर बाद में ली मैंने, तो उसके बाद स्कूटर रहा। अच्छा। जब मैं इसका ब्लॉक का चेयरमैन बना, जब पुरानी जीप थी, अच्छा, तो स्कूटर था तो, लेकिन फिर भी गाड़ी किराए पर रखी। एम्बेसडर गाड़ी थी, मुझे याद अच्छी तरह से। कहाँ गाड़ियाँ थी उस ज़माने में। हाँ, क्या कर रहे थे? लास्ट में अब कंक्लूड, मतलब आपकी ज़िंदगी का अनुभव, अगर 3-4 बातों में आप समेटना चाहो कि आम आदमी को जो नेताओं से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? देखो भैया सुनो, देखो उम्मीद तो आम आदमी को अपने व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए नेताओं को हमेशा उनसे आशा कर रखनी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन जनता को भी, उनका भी बहुत बड़ा दायित्व है। जनता को भी अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भान होना चाहिए। उनको भी देखना चाहिए कि भी ये व्यक्ति विशेष इसके पात्र हैं, ये नहीं हैं। हम आँख बीच के ही पीछे लग जाए, आँख बीच के उनसे अपेक्षा रखें, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं जी। तो उनको भी अपने दायित्वों को देखना चाहिए। चुनाव तो में कम से कम खर्चा करवाना चाहिए बस, नेता को। ये तो एक जितेंद्र मलिक कहने तक की बात रह गई। जितेंद्र मलिक का ये उन्होंने मुझे कहा कि आज जनता चाहती है कि नेता चुनाव तो लड़े अंबानी जैसा और व्यवहार करे महात्मा गांधी जैसा। नहीं, बात तो ठीक है इसमें, पर अब तो मैं देखता हूँ कि जनता महात्मा गांधी जैसे व्यवहार को भी नहीं चाह रही। अच्छा। अब तो बहुत बदलाव आ गया। जनता कई बार ये देखने को मिलता है, कहते हैं कि फला आदमी यार बड़ा मेहनत ईमानदार है, ठीक उससे चलता। अब तो ईमानदारी शब्द ही रह गया जी। जो कहा हम कब कहें ईमानदार रहे, भैया खूब कमावे पर हमें भी तो खूब सहूलत दे, खुद भी कमावे हमें भी ये अब तो ये बहुत बदल गया सोच। अब हम मायावादी घने हो गए। माया धन समाज के लिए, व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन उसके लिए कुछ मर्यादा होनी चाहिए। उसके लिए ठीक साधन ठीक होने चाहिए। हम गलत मीन से उसका वो करेंगे तो उसका असर तो भैया संस्कारों पे भी पड़ेगा, बच्चों पे भी पड़ेगा, जीवन पे भी, कर्म पे, सब पे पड़ेगा। अभी आप कितने साल के कभी हो गए लिपिबद्ध तो नहीं थे ना जी? कितने साल के हो गए? 76? हाँ, 74-75 तो हो गए। इसके बेटा अभी तो आप सब ईश्वर की कृपा है, ठीक है। तो योग की बात अधूरी रह गई। आप योग कह रहे पूरी हैं, कर दीजिए। योग को पूरा और कर दूँ आपके? कर दीजिए। तो योग जो है, योग को हमने आज एक्सरसाइज आसनों तक ही शायद हम इसको महत्व देते हैं। जनसाधारण जिन्हें योग के विषय में पता नहीं है, बहुत से पढ़े लिखे भी शायद ऐसे सोचते हैं, लेकिन योग के लिए मैं कह रहा था कि योग के लिए अष्टांग योग में पतंजलि जी ने शुरू ही में लिखा है कि यम नियम की को पूरा किए बिना योग की कल्पना ही नहीं है। अगर मनुष्य यम नियम की पालना नहीं करता तो योग है ही कहाँ। आसन तो उसका एक हिस्सा है,
जो शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है। ध्यान में व्यक्ति बैठता है तो आसन से एक तो शरीर को सही ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज है आसन विशेष किस्म हाँ की। जी। शरीर अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा तो ध्यान में बैठ सकोगे आप। शरीर ही बीमार दुखता रहेगा तो ध्यान कैसे लगेगा? हाँ, नहीं लग सकता। कंसंट्रेशन होगी नहीं, पेट भूखा होगा तब भी नहीं कैसे लग नहीं सकता लगेगा? ध्यान। तो इसलिए आसन इसलिए हैं, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार है। ये शरीर के और मन के योग हैं कि जो मन की सफाई ज़रूरी है ना। जी। जब तक मन ही तो है चंचल ही हो, ठीक। मन नहीं है तो फिर ध्यान है ही नहीं। मन तो जब ध्यान में बैठते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचता है। बस जब ध्यान कहाँ पहुंच गया तो ध्यान है ही नहीं। हम एक रसा नहीं, मजाक वैसे करते हैं। ठीक बैठे हैं, अगर ध्यान में बैठ गए तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचता है। हम भी नहीं है कुछ भी, मैं कह रहा हूँ हम नहीं कर पा रहे थे कुछ भी। अच्छा। हम एक कदम भी नहीं चले होंगे। कि अष्टांग योग में इन पांचों की पहले ज़रूरी थी है, लेकिन यम नियम पहले है। 5 यम है, सत्य, 5 अहिंसा, नियम है। परिग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्ते। अस्ते। अब अस्ते आ गई देखो, और अपरिग्रहता। ये जितना जरूरत है उतना ही। ये जोन की पालना हो रही है भैया, ये सातों में- राजनीति में हो रही है। सातों में से तो और ना राजनेता में ना जनता में। चोरी करने का तात्पर्य अस्ते से चोरी है। अस्ते से। अस्ते से चोरी अकेली नहीं है, मतलब मेहनत का खाना। परिश्रम। फ्री का खाओगे वो भी चोरी है, मुफ्त का खाओगे वो भी चोरी है ना। मेहनत और पुरुषार्थ का, जिसके लिए मिसाल कबीर जी जिसकी मिसाल हैं, रविदास जी जैसे मिसाल हैं कि जो जूती गांठ के जो बिचे हुआ खावे, फालतू नहीं। रविदास भी अपने बुन के खाते थे। तो कहाँ है उनका वो आदर्श, कहाँ है वो? उनका आदर्श था मालिक उतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि भी भूखा ना जाए। और अब क्या है? अब तो अरबों खरबों चाहिए। राजनेता पे आप लोग ज़्यादा खर्च करवा रहे हो। क्या करें, कहाँ से लावें? ये महाभारत की एक बात याद आ गई मुझे जी। जब पांडव वनवास में थे तो अज्ञातवास का जो पीरियड था उसमें छुप के रहते थे। तो एक दिन लकड़ी जो है भीम और अर्जुन कह लगे रहे रोज रोज मुश्किल होगी, है पेड़ मिल गए हमें गणे ही न इकट्ठी ले चलो। काट के उठा के खींच के चल दिए। और युधिष्ठिर को चिंता हुई, कह रहे रात होगी, कहीं पकड़े तो नहीं गए, कहीं पता तो नहीं लग गया। वो बाहर निकल के दूर तक आवाज़ सी होती आ रही। रुक गए, दोनों आ गए। अरे भाई क्यों इतनी देर की, तुम्हें पता नहीं है कितनी चिंताएं होगी इससे? ने कहा भाई कोई बात विशेष तो नहीं थी। क्या बात थी? ने कहा हमने जाना रोज ले जाए लकड़ी, आज इकट्ठी काट के ले जाए। उन्हें कह रहे ये राजधर्म नहीं है। अगर तुम इस तरह का संग्रह करोगे तो सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, और राजा ही ऐसा करेगा तो प्रजा जरूर करेगी, पर्यावरण संतुलन गड़बड़ा जाएगा। ये तो होगा ही होगा। संग्रह से मतलब है मेन, प्रजा भी संग्रह करना शुरू कर देगी तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, आपदाप बचेगी। भविष्य में ऐसा कभी नहीं करना, ये राजा का धर्म नहीं है। और अब तो एक तरफ तो वो है ज्ञान हमारा, तो भैया हम क्या ही कहें, अमल हमारा भी ना है। मालिक हमें शक्ति दे कि हम इस वास्तविक ज्ञान, मर्यादा, धर्म, अध्यात्मवाद का पालन करें जी। तभी मनुष्य जीवन का हम जो लक्ष्य है उस पर चल सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। वरना तो यही उलझे रहेंगे, कर्म और माया, कर्म और माया, फिर आते रहेंगे जाते रहेंगे। दोस्तों, ये थे महेंद्र प्रताप जी, पूर्व मंत्री और 5 बार से विधायक ये रहे हरियाणा की राजनीति में। और आप इनकी बातें सुन रहे थे, धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक व्यवहार। हम महेंद्र प्रताप जी ने हर एक विषय को हमने इनसे छूने की उसको कोशिश की है। अगर आप इनके उस दौर में किसी
कोई बातचीत हमसे छूट गई हो या कोई आपके इनके साथ जुड़ा हुआ कोई प्रसंग हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और महेंद्र प्रताप जी, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आपसे बातचीत करके बड़ा थैंक यू बहुत आनंददायी भी रहा और सीखने को भी मिला। शुक्रिया भैया, मेहरबानी, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, बड़ी बात तो यह है।